नमस्ते, टॉकिंग लाइफ विद रवि कौशल के नए शो में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ख़ास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड टीबी डे है और उसी के मौके पर आज हम शूट कर रहे हैं। जब भी हमारे देश में टीबी की बात होती है तो अक्सर इसके कई सारे पहलू हैं जिन पर बात नहीं होती है। उसके साथ स्टिग्मा का सवाल है, उसके साथ गरीबी का सवाल है। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हैं आज हमारे साथ हरजीत सिंह भट्टी। हरजीत सिंह भट्टी पेशे से जेरियाट्रिशियन है, यानी बूढ़े लोगों का इलाज करते हैं और साथ में वो मेडिसिन में जो है ट्यूबरक्लोसिस को भी ट्रीट करते हैं। भट्टी सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो हमारे दर्शक हैं या उनमें से या उनके परिवार वाले हैं, वो कैसे समझे कि किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है, मतलब ये टीबी है क्या और ये किसी व्यक्ति को कैसे अफेक्ट करती है? जी। सबसे पहले तो एक बात समझने की ज़रूरत है कि एक चीज़ है टीबी इन्फेक्शन हम्म। और दूसरा है टीबी डिसीज़। हम्म। मतलब एक है टीबी का इन्फेक्शन, दूसरी टीबी की बीमारी। हम्म। टीबी का जो इन्फेक्शन है, वो आप ये मान लीजिए कि इंडिया में ऑलमोस्ट 40% लोगों को टीबी इन्फेक्शन है। अच्छा। टीबी इन्फेक्शन क्या होता है? टीबी का एक बैक्टीरिया है, जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, एमटीबी। वो एमटीबी जो है, किसी भी अगर टीबी डिसीज्ड पर्सन जिसको टीबी की बीमारी है, उसके अगर कांटेक्ट में आया है, उसने खांस दिया है, कोई बात की है या किसी भी तरह से बेसिकली ड्रॉपलेट से फैलता हम्म। है, तो अगर मैं किसी टीबी डिसीज्ड पर्सन के कांटेक्ट में आया हूँ, तो वो टीबी का बैक्टीरिया मेरे अंदर आ जाएगा। मेरे अंदर आया, मेरे लंग्स में गया, लंग्स में जाके वो जो उसने अपनी एक्टिविटी की, या फिर वो डोरमेंट हो गया। हम्म। डोरमेंट होने का मतलब है कि अब वो आपके अंदर एक तरीके से साइलेंट या बेहोश पड़ा है, टीबी का बैक्टीरिया। हम्म। कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, लेकिन अब वो आपके अंदर है। जब वो एक बार आपके अंदर है, तो उसके बाद उसमें प्रोपेंसिटी रहती है, चांसेस रहते हैं कि वो कभी भी लाइफ में एक्टिवेट हो जाएगा। हम्म। और वो जिस भी जगह पे जाके डोरमेंट पड़ा है, लेटेंट पड़ा है या बेहोश पड़ा है, हम्म। वो अब ऑर्गन लंग्स भी हो सकते हैं, वो आपके लिम्फ नोड्स भी हो सकते हैं, वो एब्डोमेन इंटेस्टाइन भी हो सकता है, वो बोन्स भी हो सकती हैं, किडनी, लीवर, स्प्लीन, किसी भी ऑर्गन में जाके वो लेटेंट हो सकता है। और जब उसको वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जो हम डिस्कस करेंगे, जब उसको वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो अपनी एक्टिविटी करता है, ग्रो करता है और उस ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, जिससे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ज़्यादातर हम लोग ट्यूबरकुलोसिस जो जानते हैं डिसीज़, वो लंग्स का जानते हैं कि लंग्स का टीबी होता है, पल्मोनरी। पल्मोनरी टीबी जिसे हम कहते हैं। हम्म। और उसके अलावा फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, जो आपके बाकी कहीं भी किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। इसमें जो साइंस एंड सिम्पटम्स आते हैं, जब टीबी का इन्फेक्शन टीबी का डिसीज़ बन जाता है, तो टीबी डिसीज़ में साइंस एंड सिम्पटम्स आपको एक इवनिंग राइज़ या मतलब कह लें कि शाम के समय बुखार जैसा। बुखार जैसा या शरीर गर्म लगता है। हम्म। उसके अलावा नाइट नाइट टाइम पे नाइट स्वेट्स हो सकते हैं, जैसे थोड़ा पसीने जैसा शाम के टाइम पे आने लगता है। फिर उसके अलावा वेट लॉस होना, उसके भूख नहीं साथ-साथ लगती। भूख नहीं लगती है, फिर कफ रहना 3 हफ्ते से ज़्यादा की खाँसी भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। इवन कभी-कभार पेशेंट चेस्ट पेन के साथ भी प्रेज़ेंट कर सकता है, जो ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। खाँसी में खून आ जाना भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कई सारे ट्यूबरकुलोसिस ऐसे हैं, जैसे लिम्फ नोड का टीबी है। हम्म। अब लिम्फ नोड के टीबी में हो सकता है कि कोई भी सिम्पटम ना हो, सिर्फ़ एक गाँठ बढ़ जाए गले में। हम्म। पेशेंट आपके पास सिर्फ़ ये कहता हुआ आता है कि सर ये पता नहीं क्या मेरा उभर रहा है गले में, लेकिन अदरवाइज़ कोई सिम्पटम नहीं है, तो वो भी ट्यूबरकुलोसिस का साइन हो सकता है। या कई बार इंटेस्टिनल टीबी है या कुछ हैं, जिनमें सिर्फ़ कॉन्स्टिपेशन जैसे, ब्लोटिंग यप। जैसे, एब्डोमिनल क डिस्कम्फर्ट जैसे सिम्पटम्स भी हम्म। आते हैं। तो वो सब भी एक ट्यूबरकुलोसिस का एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि डोमेन है, कि इस तरह से प्रेजेंट वो करता है। लेकिन जब हम इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो आई टोल्ड यू दैट ऑलमोस्ट 40% इंडिया में लोग इन्फेक्टेड हैं। तो उनको भी क्या इलाज की जरूरत होती है? उनको भी इलाज की ज़रूरत होती है। टीबी के डिसीज़ को तो ट्रीट करना ही है ऑब्वियसली। जब ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो उसका पूरा 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट लेना है। वो 9 मंथ भी हो सकता है, 12 मंथ भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम लोग असेस करते हैं। लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्टेड पेशेंट हैं, अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन अब स्टार्ट हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम
हम्म, एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब एंटी ईपी है और उसकी डेडलाइन जो है वो 2025 2025। है। तो हमें 17 से लेके 25 के बीच में टीबी को इरेडिकेट करना था इस इंडिया से, और अभी हमारे पास हालांकि 1 साल अभी है हमारे पास। दो अभी तक पैरामीटर्स तो मतलब उतने पॉजिटिव नहीं नजर आ रहे, लेकिन फिर भी एक अच्छा कमिटमेंट है सरकार की तरफ से कि भाई वो इस बारे में सोच रही है और उसे एंड करना चाहती है। अब उसमें आपका सवाल इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लेटेंट टीबी या डोरमेंट टीबी, जो टीबी के इन्फेक्टेड पेशेंट हैं जो ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास इंडिया में हैं, हम्म, अगर हम उनको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो तो कभी भी उनके अंदर एक्टिव हो जाएगा टीबी। तो फिर हम्म, 25 क्या 2035 में जाके भी हो सकता है, क्योंकि डोरमेंट तो वो 10 15 20 साल भी रह सकता है, 25 साल भी रह सकता है। तो उनको ट्रीट करने के लिए अब एक नई हमने ड्रग रेजिमेन जो है वो स्टार्ट की है सभी जगह। बेडाक्विन। हम देते हैं, ब्रेडाक्विन भी देते हैं, उसके अलावा नॉर्मल जो एटीटीज हैं उनको भी देते हैं। उनकी डोसेस भी हैं डिफरेंट, जैसे वीकली डोसेस में हम लोग 12 डोसेस देते हैं, डेली के भी रेजिमेन होते हैं। तो वो अकॉर्डिंगली हम पेशेंट का उसका एक्सपोजर दे के उस हिसाब से उसमें तो अब सेटल इसमें करें। एक जो सवाल आता है ना, जो आपने कहा कि वो कब एक्टिव होगा बैक्टीरिया, है ना? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपका न्यूट्रिशन नहीं, अगर आपको आप सही अच्छा पौष्टिक खाना नहीं ले रहे, तो वो आपकी इम्यूनिटी कम हुई और आपके ऊपर वो हावी हो जाएगा। हम्म, लेकिन इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेलन्यूट्रिशन की कमी मान लीजिए किसी जो है गरीब व्यक्ति को तो हो सकती है, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति को जिसको टीबी हुआ, उनको तो मेलन्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर उन लोगों को टीबी क्यों हुआ? नहीं, आपको एक चीज हमने समझने की जरूरत है। पहली चीज तो ये कि टीबी किसी को भी हो सकता है। हुँ, टीबी कोई ऐसा नहीं, कोई ये गरीबों का डिसीज नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट अ डिसीज ऑफ पॉवर्टी। हुँ, हुँ, ट्यूबरकुलोसिस कैन कॉजेज पॉवर्टी और शिफ्ट यू टुवर्ड्स पॉवर्टी। हुँ, सो उसमें दूसरी चीज ये है कि ये एक्टिव तब होता है जब आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब आपकी इम्यूनिटी कम हुई है। और माल न्यूट्रिशन एक कॉज है इम्यूनिटी कम करने का। उसके अलावा अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसीज है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, हाइपोथायराइड है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कार्डियक डिसीजेज हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर का क्रॉनिक लीवर डिसीज है, कुछ भी इस तरह की कंडीशन है जहां पे आपकी इम्यूनिटी अब अप्रोप्रिएट नहीं है उस इन्फेक्शन को डोरमेंट रखने के लिए, या उसे सप्रेस रखे, उसकी एक्टिविटी को ना होने दे, हुँ, हुँ। तो उस उसमें ये बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाता है और इन्फेक्शन करता है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि अमिताभ बच्चन तो ऑब्वियसली एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो उनके नाम से अवेयरनेस अच्छी क्रिएट होती है। बट अदरवाइज आप अगर हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स में देखें, हमारे साथ के कितने डॉक्टर्स को इन्फेक्शन होता है। कितने सारे हमारे अभी हम लोग आजकल जो हम लोग देखते हैं, बड़े वेल टू डू फैमिलीज के, रिच फैमिलीज के, अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हुए बच्चे 17-18 ईयर्स में, और दे कम विद ट्यूबरकुलोसिस। हुँ, उनको भी हम ट्रीट करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ट्रीट करते हैं। तो इसका गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि ट्यूबरकुलोसिस में, जब ट्यूबरकुलोसिस आपको हो गया, इन डिसीज नॉट इन्फेक्शन, डिसीज, जब आपको ट्यूबरकुलोसिस डिसीज हो गया, उस टाइम पे फिर आपको न्यूट्रिशन लेवल अपना बहुत अच्छा मेंटेन रखना पड़ता है। आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उतना कैलोरी रिक्वायरमेंट लेने के लिए आपको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, जो कि थोड़ा वेल टू डू फैमिलीज़ में अवेलेबल होता है, लेकिन पुअर फैमिलीज़ में या मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज़ जो है उनके अंदर इतना अच्छे से अवेलेबल नहीं होता है। तो उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है उस लेवल ऑफ कैलोरीज़ को मेंटेन करने के लिए, और अगर वो कोशिश करेंगे उस कैलोरीज़ को मेंटेन करने के लिए, तो उनका पॉवर्टी इंक्रीज़ होने के या गरीबी को बढ़ने के चांसेस हो तो जाते हैं। एक सवाल यहाँ पे ये है कि एज़ अ डॉक्टर मैं आपसे पूछूँ, क्या आप लोग भी बराबर खतरे में रहते हैं कि आप आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम हुँ, लोग तो आप और हमारे आप हमारे साथ के बहुत सारे लोगों को होता है। हुँ, हुँ, हमारे डॉक्टर्स में बहुत सारे डॉक्टर्स को होता है, हेल्थ केयर वर्कर्स को, स्टाफ को, नर्सेस को इन्फेक्शंस होते हैं। इन्फेक्शंस होने के बाद वो ट्रीटमेंट लेते हैं, एटीटीज ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि अब है तो डॉक्टर भी ह्यूमन बॉडी है, हुँ, हुँ, सेम बायोलॉजी है, सेम चीज़ है। और उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे अंदर, वो ये है कि एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, ओवरबर्डन्ड हैं,
न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है, क्योंकि जब मेस में खाना मिलना होता है उस टाइम हम पेशेंट देख रहे होते हैं, हुँ, जब दोबारा मेस में जाते हैं तो वहाँ खाना नहीं होता है। जी। तो खाना प्रॉपर नहीं मिलता, नींद प्रॉपर नहीं मिलती, ओवरबर्डन्ड है, तो जब इस तरह की सिचुएशन में रहेंगे तो हम भी वल्नरेबल हो गए, हम भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गए, तो हमें भी इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही हैं और डिसीज़ डेवलप करने के चांसेस उतने ही हैं, जो कि होता भी है, साथ के बहुत सारे लोग होते हैं। मेरे को खुद को हुआ है, मैंने हुँ, भी ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट ली है। तो फिर ये कैसा अनुभव था आपका मतलब? क्योंकि कई बार लोग जो है शेयर नहीं करते स्टिग्मा की वजह से कि जी, जी। या मेरे घर में जैसे मान लीजिए मैंने भी जो है ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट लिया। मेरे से जो है मेरी वाइफ़ को भी हो गया। अ, अब उसके लिए घर में बताना जो है बहुत मुश्किल था कि वो जो है हुँ। हम दोनों को ट्यूबरकुलोसिस है। तो वो घर से छुपा के रखना, तो हाँ। ये स्टिग्मा कितना बड़ा रोल प्ले करती है? स्टिग्मा तो है ही। इंडिया में एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग बीमारी को बीमारी की तरह नहीं लेते हैं। हुँ, हुँ, उसको हम लोग एक बहुत मैग्नीफाई कर लेते हैं चीज़ को, और हमारी सोसाइटी जो है, क्योंकि उस तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ट्रीटमेंट उतनी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती थी, खासकर गाँव के एरिया में, रूरल एरिया में, तो इसीलिए वो हर बीमारी से लोग बहुत डर जाते हैं। हुँ, और स्टिग्मा इसलिए बहुत ज़्यादा उसके साथ जुड़ जाता है कि भाई अगर इसको टीबी हो गया तो ये तो जो है बहुत बुरी बीमारी है, बड़ी जल्दी फैल जाती है, थोड़ा-सा बात करने से फैल जाती है। लोग तो ये भी सोचते हैं कि अगर इसके साथ अब खाना शेयर कर लिया तो उससे फैल जाएगी, हाथ मिला लेंगे तो उससे फैल जाएगी, या गले मिल लिए तो उससे फैल जाएगी। हालाँकि ये सब इन सब चीज़ों से टीबी नहीं फैलता है, अनलेस अदरवाइज़ आप बिना मास्क पहने सामने जो है और खाँस दिया है, बेसिकली ड्रॉपलेट से जाना है हवा इन्फेक्शन। से फैलने वाली चीज़। बेसिकली ड्रॉपलेट से जाना है इन्फेक्शन। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें टैबू तो हमेशा से है ही, स्टिग्मा तो एक रहता तो ही क्या है। ये मतलब ये एक चैलेंज होता है ट्रीट करने में भी मतलब? ट्रीटमेंट का चैलेंज तो ऐसा सच नहीं है, क्योंकि जिसको टीबी हो गया तो वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इससे, क्योंकि वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कमज़ोरी आती जा रही है, फिर फीवर्स हो रहे हैं जो कंट्रोल नहीं हो रहे, या खांसी कंट्रोल नहीं हो रही, तो इतने सारे सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें तो वो तो आपके पास पेशेंट आता है, ट्रीटमेंट लेता है, और ट्रीटमेंट के लिए वो उनमें उनको इस तरह का कोई एप्रीहेंशन नहीं होता। बट हाँ, ये ज़रूर है कि वो ये तो अवॉइड ही करते हैं कि फैमिली में किसी को पता ना लगे, आसपास के लोगों को पता ना चले। तो उनका पहला सवाल यही होता है कि हम अपना जॉब का जाना है, वहाँ पे लोगों के बीच में जाना है, तो वहाँ पे हम किसी को बताना नहीं चाहते। तो वो हम लोग वो पेशेंट के ऊपर बताना ज़रूरी भी नहीं है, हुँ, लेकिन इससे इसको अगर कोई बता भी देता है तो इसको ऐसे एक वो भी बुरा मानने वाली या फिर उसे टैबू की तरह या डरने वाली भी बात नहीं है। हुँ। तो इसमें एक चीज़ है ना जैसे हम कहें कि एक तो नॉर्मल जिसे हम टीबी कहते हैं, लेकिन फिर टीबी का दूसरा प्रकार आ जाता है जिसे मल्टी ड्रग रेज़िस्टेंट टीबी कहते हैं, कि आपको टीबी है लेकिन आपके ऊपर दवाइयाँ काम नहीं कर रही। क्या ये किस तरीके की बीमारी है और ये कितना बड़ा चैलेंज होता है आपके लिए? टीबी की जो एमडीआर एक्सडीआर टीवीज हैं, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट या एक्सटेंडेड ड्रग रेसिस्टेंट टीवीज हैं, ये ऑब्वियसली एक हेल्थ केयर सिस्टम में तो एक बड़ा चैलेंज है ही। हुँ, हुँ। इसमें एक और ये चैलेंज तब भी ज़्यादा डेवलप हो जाता है जब पेशेंट्स जो है आपके कैटेगरी वन में होते हैं, डायग्नोस्ड हो गए हैं, ये कैटेगरी 1 एक क्या है? 1 महीने, मतलब कैटेगरीज़, डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं। पहली जो है जो स्पुटम पॉज़िटिव आया है, फिर डिफ़ॉल्टर्स होते हैं जो दवाई को बीच में छोड़ देते हैं या रिलैप्स हो जाते हैं, और फिर जो नेगेटिव स्पुटम नेगेटिव्स होते हैं, तो इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। तो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक तब हो जाता है जब किसी पेशेंट ने जैसे 1 महीना दवाई ले ली। 1 महीने में ऑलमोस्ट जो है काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख जाता है अगर आपने प्रॉपरली दवाई ले रहे हो। हुँ, हुँ। फ़ीवर आना बंद हो जाता है, वेट भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, एपेटाइट बेटर हो जाता है। अब ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि एक डर रहता है कि पेशेंट क्या करते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लेते। 1 महीना दवाई ली फिर छोड़ दी, या 2 महीने दवाई ली छोड़ दी। अब उन्होंने जब बीच में दवाई छोड़ दी है, दोबारा जब उनका टीबी एक्टिवेट होगा, तो वो ड्रग रेसिस्टेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उसको फिर ट्रीट करना, डिफ़ॉल्टर्स को या रिलैप्स केसेस और डिफ़ॉल्टर्स को ट्रीट करना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंज होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी डॉट्स की थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्ज़र्व ट्रीटमेंट है, शॉर्ट कोर्स, हुँ, हुँ। जिसमें कि डायरेक्टली ऑब्ज़र्व करके खिलाया जाता है कि भई पूरे 6 महीने ये कवर करें। आप सामने खाओ।
सामने खाओ, या घर पे फिर जाके नहीं खानी है। सामने सामने वैसे कायदे से सामने खानी है, हुँ, लेकिन इंडिया में इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं, एक डॉक्टर है या स्टाफ है, वो कितना देखेंगे। तो उसमें ये होता है कि आप वैसे 1 वीक की मेडिसिन घर पे खा के लाके आपने वो पत्ता दिखाना है। दिखाना है कि ये मैंने खा ली है, तो फिर आपको नेक्स्ट वीक की इशू होती है। जहाँ जहाँ पेशेंट लोड ज़्यादा है वहाँ वो 1 मंथ में भी कर देते हैं। अभी एक निक्षय करके गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी एक ऐप भी लॉन्च की है, आप उस पे भी अपडेट कर सकते हो। तो ओवरऑल एक काफ़ी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने के लिए। नहीं, लेकिन फिर ऐसे में पेशेंट्स का आरोप भी होता है कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनको सही समय पे, जिसे हम कहें कि एक जो टेस्ट है, ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है कि इन पे कौन सी दवा काम करेगी और कौन से नहीं करेगी, वो नहीं कराया, और फिर वो उनको लगातार जो है अलग अलग तरीके की दवाएं दे रहे हैं और उन पे काम कर नहीं रही। नहीं, ये तो शुरुआत में ही इनफैक्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में स्पूटम चेक करते हैं। स्पूटम पे एसिड फास्ट बेसिलाई जो हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं, जीन एक्सपर्ट करते हैं। हम्म, जीन एक्सपर्ट में बेसिकली उसमें तो तभी पता चल जाता है कि ड्रग रेसिस्टेंट है कि ड्रग इफेक्टिव है। वो रेसिस्टेंस का लेवल तो जीन एक्सपर्ट में ही पता चल जाता है, जो कि इनिशियल फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है। हम्म, हम्म, हम्म। उसी के लेवल पे पता चल जाता है। अभी तो आगे उसके अलावा हम ब्रोंकोएल्वुलर लवाज करें, नाट भी लवाज को होते चेक हैं। करें, आगे करें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आगे से आगे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं। हम्म। बट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस समय पता चल तो जाता है। ये महंगे टेस्ट्स हैं, और ये मतलब एक अब ये जो आप कह रहे बार बार जो कह रहे थे कि टीबी से आप गरीब हो सकते हैं, तो ये कितने महंगे हैं नहीं, टेस्ट्स? टेस्ट तो अब ज़्यादातर तो और आजकल जैसे डॉट सेंटर इंडिया में काफ़ी अब तो एक्टिव हैं। बहुत जितने भी गवर्नमेंट बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो सब कर रहे हैं। फिर टीबी के लिए स्पेसिफिकली मेहरौली में जैसे एक हम्म, टीबी एंड चेस्ट हॉस्पिटल है, वो स्पेसिफिकली सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस को ही देखते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स में भी अच्छी फैसिलिटीज़ आजकल अवेलेबल हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। और बाकी मैंने ये बताया ही आपको कि ये तो सभी को होता है। तो जो अफोर्डिंग लोग हैं वो प्राइवेट में आ जाते हैं, और जो थोड़ा अफोर्ड करने में जिनको डिफ़िकल्टी है, वो गवर्नमेंट में जाते हैं। गवर्नमेंट में वही है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ ज़्यादा होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, वेटिंग रहती है, तो वो एक डिफ़िकल्टी है वहाँ से, लेकिन अदरवाइज़ ट्रीटमेंट वहाँ होता है। हम्म। तो इसमें अब जो हम कहेंगे अगला जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि एक हम तरीके का जिसे कहते हैं कि कई बार हम लोग डिस्कनेक्ट देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर अलग तरीके से जो है टीबी को देख रहा है, प्राइवेट सेक्टर अलग तरीके से देख रहा है। क्या प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेना कितना ज़रूरी है? मतलब क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे पेशेंट जो है सरकारी अस्पतालों की तरफ आ रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ। ये कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए? बिल्कुल है, चैलेंज है, और मैं तो बहुत हैरान हूँ कि सरकार ने ये तो डिसाइड कर लिया कि भई हमें टीबी को टीबी इरेडिकेट हटा करना देना। है। हुँ, 2017 में ही डिसाइड हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है, इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है कि किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं या प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको टीबी की ट्रीटमेंट के साथ कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। बहुत मिनिमल मिनिमल से एफर्ट हैं, जैसे एक निक्षय करके एक योजना है जिसमें कि जैसे क्योंकि न्यूट्रिशन का मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन चाहिए है, तो सरकार ने अभी हर टीबी के मरीज़ को ₹500 महीना देती है न्यूट्रिशन हुँ, हुँ। फुलफ़िल करने के लिए। लेकिन ₹500 आप खुद समझ सकते हैं कि आजकल के दौर में तो ₹500 में क्या ही आता है, फिर प्रॉपर हाई प्रोटीन रिच डाइट लेना तो कितना डिफ़िकल्ट है। उसके अलावा कोई ऐसे प्राइवेट सेक्टर में एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर का जो हेल्थ केयर है, उसको ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड तो अच्छा किया जा सकता था। बहुत सारे डॉट सेंटर जैसे हैं, उनको प्राइवेट में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता था। कोई भी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट जैसे ही वहाँ डायग्नोस हुआ है, उसके बाद उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता था कि कहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिलेगी, या फिर इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस अगर किसी को भी डाउट है, तो कैसे वो करा सकता है। प्राइवेट में कुछ सब्सिडाइज़्ड रेट होने चाहिए थे, ट्रीटमेंट जो है वो सब्सिडाइज्ड होनी चाहिए है। न्यूट्रिशन तो ऑब्वियसली उसके लिए भत्ता बढ़ाना ही चाहिए, मेरे ख्याल से 500 से तो कुछ नहीं होता, कुछ सरकार को उसमें भी बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से अगर उसको भी प्राइवेट हेल्थ केयर को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता साथ में, तो वो एक ज़्यादा जेन्युइन एफर्ट नज़र आता हुँ, कि हुँ। भाई जेन्युइनली हमें ख़त्म करना है इसको। अभी वो एफर्ट जो है वो थोड़ा सा हाफ हार्टेड सा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो मेरे हिसाब से और अच्छा हो जाएगा। हुँ, तो इसमें जैसे मैं ये कहूँ कि जो आपका जो सवाल था ना कि लोग छोड़ देते हैं टीबी का ट्रीटमेंट,
अ, जब आप अपने पेशेंट्स के साथ बात करते हैं या उनके जब अनुभव सुनते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो छोड़ देते हैं? क्या उनके लिए दवाइयाँ या फिर उपचार या ट्रीटमेंट जैसे या फिर वो महँगा है? आखिर होता क्यों है? क्योंकि क्या या फिर डॉक्टर्स उनको समझा नहीं पा रहे हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होंगे। मैंने केस स्टडीज़ पढ़ी कि जहाँ पे उनको पेशेंट्स को हियरिंग का लॉस हुआ है। उनको अलग-अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। होता क्यों है कि वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं? अब देखिए एटीटी लेने में साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, लेकिन ऐसा कोई जैसे अभी तो 6 मोस्टली 6 मंथ्स की ट्रीटमेंट दी जाती है। 6 मंथ्स की ट्रीटमेंट में तो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट नहीं अपीयर होते हैं, अनलेस अदरवाइज़ किसी को 9 मंथ या 1 ईयर के बाद ही, जो आप ईयर का भी बता रहे हैं, वो हुँ, हुँ। इथम्बुटोल देने से अगर होता भी है, तो वो 1 साल लगता है, उसके बाद ही जाके अगर 1 साल ट्रीटमेंट चली है, उसके बाद चांसेस होते हैं कि वो डेवलप हो इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो उतनी तो ट्रीटमेंट ज़्यादातर लोगों में देनी नहीं पड़ती, अगर जेन्युइनली ट्रीटमेंट को वो लेते रहें प्रॉपरली। बाकी उसके अलावा तो ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, मतलब सरकारी में भी मिल जाती है, प्राइवेट में भी मिल जाती है, और अगर आप फर्स्ट लाइन ड्रग्स की बात करें तो बहुत सस्ती हैं, कोई बहुत ज़्यादा महंगी ट्रीटमेंट उसमें पड़ती नहीं है। तो हाँ, उस लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन्स के खिलाफ पेटेंट था एक, तो फिर हाँ, वो उनसे मतलब लोगों ने कहा कि आप अपना पेटेंट छोड़िए, बेडाक्विन पे शायद। हाँ, बेटागुइन पे था। उसके अलावा जो सेकंड लाइन तो नहीं, लेकिन जो अल्टरनेटिव हैं, लेकिन जैसे रिफेम्पिसिन की अल्टरनेटिव रिफाब्युटिन है, वो थोड़ी महँगी पड़ती हैं। लेकिन वो हर किसी को हम लोग देते नहीं हैं, वो तो स्पेशल केसेस में दी जाती है। हुँ, तो यूजुअली तो जो नॉर्मल ड्रग्स हैं वो ईज़िली अवेलेबल हैं और तो ज़्यादा फिर छोड़ते क्यों हैं लोग? कॉस्टली भी नहीं है। छोड़ते उसमें से पहली चीज़ तो ये है कि इफ़ेक्ट आ जाता है जब उसका, अब खुद को लग नहीं रहा है कि कोई परेशानी है। तो यहाँ पे तो लोग जो उस चीज़ को भी छोड़ देते हैं जो अगले दिन ही बढ़ जाती है। जैसे बीपी एक दिन ठीक चल रहा है, अगले दिन दवाई नहीं खाएँगे। हुँ, हुँ। सोचते हैं कि मेरा बीपी तो ठीक है। वो अगले दिन फिर शूट अप कर जाता है, 180 90 चला जाता है। शुगर 2 दिन ठीक आ गया तो अगले दिन दवाई छोड़ देते हैं। तो एक जनरल मेंटालिटी तो ये है कि लोग अभी भी जो है वो बीमारी को बीमारी की तरह समझते नहीं हैं, उसकी पहचान नहीं है। और शॉर्ट हर चीज़ को बड़ा शॉर्ट साइटेडनेस से देखते हैं हुँ, कि भाई बस मैं आज मुझे अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब मेरा शरीर ठीक है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि आज आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी तक वो बैक्टीरिया आपके शरीर से खत्म नहीं हुआ है, और उसको कंप्लीटली खत्म करने के लिए 6 महीने लगते हैं। पहले 2 महीने को इंटेंसिव कोर्स चलता है, उसके बाद तो मेंटेनेंस डोज़ है हुँ, हुँ। अगले 4 महीने में। लेकिन उसको पूरा ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। पर लोग जो है बीच में छोड़ देते हैं। पर इसमें मैं इसको नहीं इतना एग्री करूँगा कि फाइनेंशियल रीज़न से छोड़ते होंगे, क्योंकि अदरवाइज़ इतनी कॉस्टली ट्रीटमेंट है नहीं। नहीं, और क्योंकि इसमें मैं आपसे डिफ़र करूँगा क्योंकि जो लोग मान लीजिए ग्रामीण इलाकों से हैं, अब उनके आस-पास अगर मैं ये कहूँ डॉट सेंटर नहीं है। एक्सेसिबिलिटी एक इश्यू ऑब्वियसली है, हेल्थ केयर में एक्सेसिबिलिटी तो इश्यू है ही। हुँ, हुँ। एक्सेस टू हेल्थ केयर तो एक डिफ़िकल्टी है ही। तो वो जो लेकिन ट्रैवल करने में जा ट्रैवल रहे हैं करना है, आके जाना रुकना है, है। डॉट सेंटर से भी अगर आपको मिलनी है तो अब उसमें ये भी है कि क्योंकि डायरेक्टली ऑब्ज़र्व्ड होती है, महीने-महीने की दवाई भी देंगे, तो हर महीने जाके लेके आना है। फिर गाँव के लोगों में कोई बाइक से जाना है या किसी बच्चे ने जाना, उस परिवार का बच्चा वही कमाने वाला भी है, उसी को दवाई भी लेके आनी है बीच में से। तो वो तो है, अब ये सब चैलेंजेस तो हैं ही, हुँ, हुँ, वो हुँ। तो ऑब्वियस सा रीज़न है। एक इसमें जो क्वेश्चन मेरा ये भी है कि सरकारों के जब आप रोल को देखते हैं, जो पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट हैं आप जैसे लोग, वो बार-बार कह रहे हैं कि आप जो है पब्लिक रिसर्च में आप जो है पैसा ज़्यादा डालिए ताकि हम अ, इस बीमारी को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इस पे कितना काम हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत खुश नहीं हैं। आज की खबर है कि टीबी की जो दवाइयाँ हैं वो आउट ऑफ स्टॉक्स फिर से हो गई हैं। हुँ, 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 हुँ। ऑब्वियस सी बात है ना, रिसर्च पे तो होना ही चाहिए, डाटा कलेक्शन और अच्छा बेटर होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, उसमें तो गवर्नमेंट्स को ध्यान देना ही चाहिए। लेकिन इनकी वॉइस जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बात करूँगा या आप बात करूँगा, उससे इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हुँ, हुँ। जो हेल्थ केयर के बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बहुत नामी हैं, वहाँ से अगर आवाज़ उठे और उसके बारे में बात हो, तो फिर ज़्यादा अच्छा है। उनकी फंडिंग तो होती है ऑब्वियसली, लेकिन मोस्ट ऑफ द फंडिंग जो है वो पेशेंट केयर के ऊपर ही लगती है। रिसर्च ओरिएंटेड फंडिंग इतनी प्रॉपर से उनके पास नहीं है, और अगर रिसर्च हो भी रही है तो वो
थोड़ा सा तो आज आज के टाइम पे थोड़ा सा इंक्लाइंड हम लोग जो है वो आयुर्वेद और आयुष की तरफ हुए हैं। तो अगर कुछ रिसर्च हो भी रही है तो वो योगा, आयुर्वेद, आयुष और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा हो रही है। लेकिन एक और क्या ये इफ़ेक्टिव है टीबी के ट्रीटमेंट में? अभी तक तो मेरे को सिर्फ एक पेशेंट ऐसा मिला है, हुँ, अभी तक तो। हालाँकि हमने तो हज़ारों पेशेंट देखे हैं। सिर्फ एक पेशेंट ऐसा मिला है मुझे जो कह रहा है कि उसने कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली है एंड ही इज़ सेइंग दे आर ऑफ मेडिसिन। दो मैंने उनका कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया। इन कंडीशंस में कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता भी नहीं है। हुँ, हुँ। कोई डॉक्यूमेंट तो मुझे नहीं मिला, लेकिन वो अदरवाइज़ मेरे पास वो हेल्दी आया सेइंग कि भई मैं ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट मैंने ले ली है। वरना अदरवाइज़ तो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर। वर्क पे कम्युनिटी का रोल कितना बड़ा हो जाता है? मतलब या वर्क प्लेसेस पे जैसे एम्प्लॉयर्स हैं उनका रोल, एम्प्लॉयर्स जो हैं मतलब मैं ये कहूँ कि उनका भी एक डर हो सकता है कि यार ये व्यक्ति है, मेरी वर्कफ़ोर्स है, वो दूसरों को ना अफ़ेक्ट कर दे। हाँ। तो ये कंसर्न और स्टिग्मा के बीच का ये ये उनसे कैसे डील वो तो करेंगे? डेफिनेट सी जब भी आपको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, आपको भाई आप पहले 15 दिन तो जब आपकी एटीटी चल रही है, वो अगर आपको लंग्स का टीबी है, पल्मोनरी टीबी को ही आप जो है आप इन्फेक्टिव हैं। अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, उसमें तो चांसेस है ही नहीं कि आप किसी को इन्फेक्ट कर सको। तो अगर पल्मोनरी टीबी डायग्नोस हुआ है आपको, तो उसके बाद आपको 15 डेज तो बिल्कुल आइसोलेट होके रहना है। पर हम लोग क्योंकि पता नहीं होता, तो इसलिए हम लोग जो है 3 वीक टू 4 वीक्स भी कई बार कहते हैं हुँ, हुँ, कि आप इसको ट्रीटमेंट को लीजिए और हुँ, उसके बाद फिर आप अपना वर्क जो है जॉइन कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 2 वीक्स जो है इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। हुँ। नहीं, मैं फिर वही आता हूँ कि एम्प्लॉयर्स जो हैं मतलब ये पूरा एम्प्लॉयर्स भी तो कंसर्न्ड होंगे ना कि वो दूसरे जो व्यक्ति हैं वो बीमार ना पड़ जाए, हाँ। कि वर्कफ़ोर्स बीमार ना, वो क्या करे फिर? फोर्स बीमार ना पड़े उसमें एम्प्लॉयर्स का तो बेसिकली देखिए यही है कि अगर कोई डायग्नोस हुआ है तो उसको आपको छुट्टी देनी पड़ेगी। हुँ, हुँ, उसको छुट्टी देनी पड़ेगी कि भई आप आइसोलेट होके रहो, क्योंकि आप वर्क प्लेस पे तो उसे आइसोलेट कर नहीं सकते। तो बेटर है कि आप उनको जो है वो छुट्टी दे के रखिए और बाकी जो आपके जितने भी लोग हैं जो एक्सपोज़ हुए हैं उनसे या पहले कॉन्टैक्ट में थे, उनका ट्रीटमेंट कराइए। तो ये एक डबल वैमी की तरह भी नहीं है लगता ना आपको कि एक तो मैं जैसे मान लीजिए मैं टीबी से पीड़ित हूँ, है ना? तो एक तो मेरी नौकरी जा रही है, मान लीजिए या फिर मैं बीमार हूँ तो मेरी एक तो मेरी नौकरी गई, या फिर मैं जो है ऑफ एम्प्लॉयमेंट हूँ। दूसरा मुझे अपने इलाज पे भी खर्चा करना है। हाँ। तो इस पे क्या सरकारें कुछ कर सकती हैं? अब सरकारें बस वही है कि अगर आपको जैसे अब ट्रीटमेंट तो फ्री मिल जाती है, डॉट सेंटर्स पे मिलती है, ट्रीटमेंट तो फ्री मिलती है। न्यूट्रिशन के लिए भी जो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है, वो कर ही रही है। लेकिन वही है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ किया जाए, ट्रीटमेंट को और ईज़िली अवेलेबल कर पहले तो डायग्नोसिस को ईज़ी किया जाए हुँ, हुँ, कि वो ईज़िली एक्सेसिबल हो, जिसको थोड़े बहुत भी सिम्पटम आ रहे हैं, वो जाके अपने आप को टेस्ट कर सके। इवन अब तो अगर आपको सिर्फ टीबी इन्फेक्शन है, आपको डिसीज़ नहीं है, सिर्फ इन्फेक्शन है, उसको भी डायग्नोस करने के तरीके हैं और ब्लड टेस्ट से डायग्नोस हो जाता है। तो लेकिन उसकी डायग्नोसिस की तो प्रॉपर ब्लड टेस्ट अभी भी होते हैं ब्लड क्योंकि टेस्ट वो अभी भी तो होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल मतलब होता है। इनफैक्ट काफ़ी सारे, जैसे आपने अभी एम्प्लॉयर की बात की, तो काफ़ी सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने हुँ, तो मैंडेटरी कर रखा है अपने, पहले आपको वो टेस्ट कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है टीबी का और उसके बाद ही वो आपको जो है एम्प्लॉय रखते हैं। और हुँ। अगर आपको बाय चांस ब्लड टेस्ट में इन्फेक्शन आता है, जो कि चांसेस काफ़ी हाई हैं, काफ़ी ऑलमोस्ट आई सेड 40% लोग इन्फेक्टेड हैं, तो उसमें फिर आपको ट्रीटमेंट लेना है उसका। और मैं ये कहूँ कि कोविड के बाद ये कितना बड़ा चैलेंज है क्योंकि जिन्हें मान लीजिए पहले ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, उनके बाद उन्हें कोविड हुआ, उनकी वल्नरेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है? वनरेबिलिटी तो ज़्यादा है, लेकिन एक कोविड का एक जो बेनिफिट हुआ है वो ये है कि जो मास्क पहनने से लोग कतराते थे पहले, हुँ, अब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। हुँ, अब अगर आप किसी को कहें कि आपने पब्लिक प्लेस पे मास्क पहन के रखना है या हॉस्पिटल में आए हैं तो मास्क पहन के रखना है, तो उसमें उनको इतना डिस्कम्फर्ट नहीं है। हुँ, पहले लोगों को मास्क से जो है बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, लेकिन आजकल मास्क की एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी हुई है, तो ऑब्वियसली और एक बार आपने मास्क लगा लिया, तो आप हर इस तरह के जो कंटेजियस इन्फेक्शंस हैं, जो ड्रॉपलेट से या एयर से जाते हैं, तो उसमें तो आपने रुकावट रोक कर ही ली है। हुँ।
दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि इससे कोविड के बाद कितना वल्नरेबिलिटी है, वो तो है ही। अगर आपको ऑलरेडी पहले एक सीवियर कोविड हुआ है जिसमें कि आपकी लंग्स का कुछ डैमेज हुआ है और ऊपर से अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, तो डेफिनेटली कंडीशन तो सीरियस है ही। पेशेंट्स क्या करें इसमें फिर? पेशेंट को ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है, अपना ट्रीटमेंट लेना है। सबसे पहले तो आपको जैसे ही थोड़ा बहुत भी सिम्पटम लग रहा है, तो आप तुरंत हेल्थ केयर फैसिलिटी को विज़िट करें। किसी भी तरह की जो है वो इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब वीडियोज़ के भरोसे ना रहें। आस-पास हमारे के भरोसे भी ना रहे। आस-पास के आस-पास के लोगों के पास या उनके नुस्ख़ों पे काम ना करें। हर शरीर डिफरेंट है, हर बायोलॉजी डिफरेंट है, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो हुँ, कि आज सिर्फ़ एक आदमी ने कहा कि भई मुझे इस दवाई से आराम पड़ गया था, तुम्हारी भी खाँसी वैसी ही लग रही है, तुम भी ले लो, और आप वो दवाई खा-खा के फालतू की एंटीबायोटिक्स ले-ले के जो है अपनी बीमारी को बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा ना करें। जैसे ही आपको सिम्पटम आया है, सबसे पहले अपने नज़दीकी हेल्थ केयर फैसिलिटी में पहुँचें, हॉस्पिटल में आएँ, डॉक्टर की सलाह लें और वो आपको इवैल्यूएट करके, फिज़िकल एग्ज़ाम करके, अगर ज़रूरत होगी तो इन्वेस्टिगेशंस करके, आपका एग्ज़ैक्ट डायग्नोसिस बना के आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। हुँ। शुक्रिया अरिजीत सर। तो ये थैंक यू। थे अरिजीत सिंह भट्टी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है लगातार कमेंट करके हमें बताते रहिए कि हमारा शो कैसा लग रहा है आपको और आप अगला शो किस टॉपिक पे आप चाहेंगे। तो शुक्रिया आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर फैलाइए।